नमस्कार। दिव्यम आईएएस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 28 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में समझने की। इसका फ्री पीडीएफ और दूसरे वैल्यूडेड मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहें। आज द हिंदू के 4 एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है वो रहेगा ट्रेड carefully. Then we will discuss another story, and in the last we will discuss energizing India Nepal ties the hydropower way. चलिए वन बाय वन चारों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो भी हिंदी अनुवाद आप देख रहे हैं उसमें ज्यादातर गूगल ट्रांसलेशन का उपयोग किया गया है। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर इंगित कीजिएगा। आज का जो पहला आर्टिकल है वो है ट्रेड केयरफुली, संभल कर चले। पावर टू रिमूव ऑनलाइन कंटेंट मस्ट बी यूज स्पेरिंगली रिस्पॉन्सिबली। ऑनलाइन सामग्री को हटाने की शक्ति का उपयोग संयम से तथा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। आर्टिकल में बात हो रही है, अभी सरकार द्वारा आदेश आता है जिस पर कि YouTube से 45 वीडियो को हटा दिया जाता है, लगभग 10 चैनल के। और जो कारण दिया जाता है बेसिकली कारण ये दिया जाता है कि जो कंटेंट है उनसे भारत के अंदर जो धार्मिक शांति है उस पर आशंका जताई जा रही है कि इससे भंग हुआ जा सकता है। अब इस पर कई सारे कम्युनल सेंसिटिव मटेरियल भी है और अब चूंकि आगे सवाल ये बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जो मटेरियल है उसमें कश्मीर का जिक्र आ रहा है, सरकार द्वारा जो अग्निपथ स्कीम लाई गई उसका जिक्र है और कई ऐसे भ्रामक उसमें बातें भी बताई जा रही हैं जिससे कि जो धार्मिक तौर पर रिलीजियस जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी भ्रामकता भी फैलाए जाने का आरोप सरकार लगाकर इन वीडियो को YouTube से वापस ले लेती है। अब आगे आर्टिकल में ये भी बात कहा जा रहा है कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया का निर्वहन होता है, जिस तरीके से प्लेटफॉर्म से वीडियो हटा लिया जाता है। इस पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें प्रावधान है कि जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है उनको सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो इनका अप्रूवल लेना होगा, जिससे कि जो भी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोई भी मटेरियल अगर होते हैं जिसको हटाया जाना है उसके लिए जो सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्यूरो है इनका अप्रूवल प्रायर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब के साथ ये भी बताया जा रहा है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो सेक्रेटरी है वो ऑर्डर को दे सकते हैं कि कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाए एक अंतरिम प्रावधान के रूप में, और उसके बाद इसकी जांच के लिए एक रिव्यू कमेटी होती है, उसका निर्णय देखा जाता है। अब ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से जो रिव्यू कमेटी होता है उसको प्रॉपर एग्जामिन करना होता है, कंटेंट वाकई में ब्लॉक करने की कैटेगरी में इसको डालना चाहिए था, नहीं डालना चाहिए था इत्यादि। आगे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि यदि समाज के हित में अथवा शांति बनाने के लिए ऐसे अनर्गल सामग्री को हटाए जाना सही हो सकता है, किंतु यदि बार बार ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा और कई बार चूंकि कार्यपालिका जो होती है वो अपने हिसाब से शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकती है, तो ऐसे में ये जरूरी आ जाता है कि जब ऐसे कोई मटेरियल हो जैसे कि हेट स्पीच की बात कही जा रही है अथवा समाज में किसी तरीके की हिंसा को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी बातें, ऐसे जो वीडियो होते हैं इसको निश्चित ही तौर पर सरकार को त्वरित रूप से हटा देना चाहिए। किंतु कई बार इस पूरी प्रक्रिया पे सरकार जो एक महीन रेखा होती है जहां पर व्यक्ति की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको बाद सरकार को
संयम और जिम्मेदारी दोनों का प्रदर्शन करना होगा। अगले आर्टिकल की बात हो रही है सिल्वर लाइनिंग, आशावादी संभावना। इंडियन क्रिकेट टीम इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट इज ऑन अ रोलर कोस्टर। सबसे छोटे फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम रोलर कोस्टर पर है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया से भारत की सीरीज विक्ट्री होती है 2-1 से, और अभी इस सीरीज से जस्ट पहले एशिया कप में भारत का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहता है, इवन भारत फाइनल में भी नहीं पहुंच पाता है। अब इस सीरीज की जो विन है भारत को निश्चित तौर पर जो इंडिविजुअल खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन बेहतर रहा, साथ साथ में एज अ टीम सबको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा, क्योंकि आने वाले समय में अब सबसे बड़ा इवेंट छोटे फॉर्मेट की अगर बात करें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, और ऐसे में निश्चित तौर पर सभी की नजर इस ट्रॉफी पर होने वाली है। अब ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होने वाली है, जिसमें 3 T20 और 3 ओडीआई सीरीज होगी। इस सब के साथ में निश्चित तौर पर सबसे बड़ा इस फॉर्मेट का जो कप होता है T20 वर्ल्ड कप, इस पर नजर होगी और इसको जीतने का प्रेशर भी भारत पर कहीं ज्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करेंगे परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएससी इज अनदर स्टोरी। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता एक और कहानी है। आर्टिकल में बात की जा रही है जिस तरीके से लगातार भारत द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका विस्तार किया जा सके, उसके सुधार की आवश्यकता को इसी दिशा में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी लगातार प्रयासरत नजर आ रहे हैं। अब इसमें ये बात कही जा रही है कि जब यूएनएससी के विस्तार की बात होती है, रिफॉर्म की बात होती है, तो सिर्फ वर्बली सपोर्ट करने से अब कार्य नहीं होगा, बल्कि लिखित रूप में इसके लिए, इसके पक्ष में जो दूसरे देश हैं उनके विचारों को लिपिबद्ध करके यूएनएससी के सुधार की बात को आगे बढ़ाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब बात होती है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इसके 5 परमानेंट मेंबर है, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आते हैं। अब इसमें जो ये 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो व्यवहारिक बात है का विस्तार अथवा शक्तियों को अपनी कोई भी डाइल्यूट करना नहीं चाहता, इसी तरीके से जो 5 परमानेंट काउंसिल मेंबर हैं वो भी परमानेंट जो मेंबरशिप है इसको इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे में भारत की जब बात आती है तो भारत का लगातार जब प्रयास हो रहा है, तो जब यूएनएससी की शुरुआत की जब बात होती है यूनाइटेड नेशन की, तो चूंकि जब इसकी शुरुआत में 5 कंट्रियों का डेलीगेशन चार्टर डिसाइड करता है जिससे कि भविष्य यूनाइटेड नेशन का तैयार हो सके, डम्बार्टन ओक वॉशिंगटन डीसी के पास वहां पे 1944-45 में इसका चार्टर डिसाइड होता है, और सिक्योरिटी काउंसिल का जब निर्माण हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा जो वाद विवाद, डिबेट और कंट्रोवर्शियल इसका जो फॉर्मेट, इसका जो जिस बात पर सबसे ज्यादा बात होती है वो होता है वीटो को लेकर, वीटो शक्ति को लेकर सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है, और कई सारे जो देश हैं इसका विरोध भी उस वक्त करते हैं। इवन जब इसकी बात होती है तो ब्रिटेन जो ब्रिटिश है, चूंकि जब यूएन का निर्माण होता है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है, जो विजेता रहते हैं और एक्सिस और एलाइड पावर, इसमें जो मित्र राष्ट्र होते हैं जो विजेता बनकर उभरते हैं उनकी आवाज को प्रमुखता से सुना जाता है, और उन्हीं में से यूनाइटेड किंगडम की ये मत रहता है कि यदि वीटो की पावर होगा अथवा यूनाइटेड नेशन का निर्माण होगा तो उसमें वीटो अनिवार्यता होगा, और यदि वीटो, जैसा कि बहुत सारे देश इसका विरोध कर रहे थे उस वक्त, यदि वीटो नहीं होगा
तो यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था को भी नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में भारत के जो प्रतिनिधिमंडल नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में भारत के जो प्रतिनिधिमंडल उसमें शामिल होते हैं, उनका ये मत रहता है कि एक इनपरफेक्ट यूनाइटेड नेशन ही सही, किंतु ऐसे संस्था की बहुत आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन का निर्माण होता है और आज के समय में विश्व की सबसे इम्पोर्टेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये उभर कर सामने आता है। रशिया की जब बात होती है तो कई बार वीटो के प्रयोग रशिया ने किया है। इवन पांचों परमानेंट मेंबर में सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग रशिया ने किया। लगभग 120 बार रशिया ने वीटो का इस्तेमाल किया है, जो कि जो वेस्टर्न मेंबर है, चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 मेंबर हैं, यूके, यूएस और फ्रांस, संयुक्त रूप में भी इन्होंने इतना वीटो का नहीं इस्तेमाल किया जितना रशिया ने अकेले किया है। किंतु इस बात से कभी भी इस अंदाजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि जो बाकी देश हैं वो साधु प्रवृत्ति के हो जाते हैं। किंतु जब फिलिस्तीन मामले की बात आती है तो इजराइल के पक्ष में वीटो कितनी बार भी देना पड़े, इसमें जो पश्चिमी देश है वो कभी भी पीछे नहीं चूकते हैं। अब ऐसे में चाहे वो साउथ अफ्रीका में अपार्थीड जो रिजिम रहता है उसके पक्ष की बात हो जाती है, इजराइल के पक्ष की बात हो जाती है, तो वीटो का प्रयोग देखने को मिलता है। सभी देश, 5 जो परमानेंट मेंबर है, वीटो का प्रयोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहे होते हैं। लगभग 4 दशक से ऊपर का समय गुजर चुका है जब G4 कंट्री, जिसमें भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी है, जो लगातार जो परमानेंट मेंबरशिप है उसके लिए अपनी जो सदस्यता है इसको मजबूती से पेश कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार नहीं हो पाया है। इवन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया जैसे क्षेत्रों का तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही नहीं है। अफ्रीका ऐसा दावा करता है कि उन्हें 2 परमानेंट सीट चाहिए, क्योंकि अफ्रीका काफी बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाता है। किंतु अब सबसे बड़ा सवाल ये उठकर होता है कि 2 परमानेंट सीट की जब बात होगी तो वो 2 परमानेंट सीट किस अफ्रीकन देश को दिया जाएगा। इस सब के बाद ये भी बात सामने आती है कि जिस तरीके से जब भारत की बात आती है तो वहां पर पाकिस्तान का विरोध, परमानेंट मेंबर में तो हालांकि उसकी आवाज नहीं है, किंतु जनरल असेंबली में पाकिस्तान उसका विरोध लगातार करता है। चीन भारत का विरोध कई मुद्दों पर करता है। ब्राजील की जब बात होती है तो कई सारे इसके क्षेत्रीय विरोधी नजर आते हैं। जर्मनी जब अपनी दावेदारी मजबूत करने का प्रयास करता है तो सबसे धुर विरोधी इटली उभर कर सामने आता है। अब इन सब के आगे जब बात कही जाए कि यदि जर्मनी और जापान दोनों की बातें कही जाए, जो कि एक्सिस पावर के सदस्य हुआ करते थे द्वितीय विश्व युद्ध में, जो मित्र राष्ट्र के विरोध में लड़े थे और जो पक्ष हारा था उनकी तरफ थे, बावजूद इसके आज के समय पर जो जीते हुए जो देश थे उनसे इनके संबंध काफी बेहतर है, नहीं सिर्फ आर्थिक बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी। अब इस सब के बाद आज के समय में भारत के लिए ज्यादातर जो राष्ट्र है भारत के सपोर्ट में तो नजर आते हैं, किंतु ये भी बात सत्य है कि अकेले सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं किया जाएगा, इसके साथ में दूसरे देश को भी शामिल किया जाएगा। अब ऐसे में कई बार ये भी बात उठती है कि क्या जो देश हैं अपनी परमानेंट मेंबरशिप की बात करते हैं उनको बिना वीटो के परमानेंट मेंबरशिप को क्या स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी बातें कई बार उठकर सामने आते, कई देश बुझे हुए धीमे स्वर में इस बात को सामने लाते हैं। अब इसमें इस बात की बात आगे आ रही है कि जब वीटो अथवा जब काउंसिल की बात होगी, मेंबरशिप ऑफ काउंसिल में विस्तार अथवा कुछ बदलाव की बात होगी, तो उसके चार्टर में बदलाव करना होगा। और चार्टर में जब बदलाव करने की बात आएगी तो जो 2/3 मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, उनकी राय
जरूरी हो जाएगी यदि वो पक्ष में राय देंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो बनेगा P5, जो परमानेंट 5 मेंबर है, क्योंकि उनके पास वीटो रहता है। 1960 के दशक में एक बार चार्टर में बदलाव हो चुका है, जब नॉन परमानेंट मेंबर इनके सीट को विस्तार करने की बात यूनाइटेड नेशन में स्वीकार हुई थी। अब इन सब के बाद इस बात की भी बात आगे आ रही है कि जब जो एनिमी क्लॉज है चार्टर का, आर्टिकल 127 में जिसकी बात कही जाए, जिसमें जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश हैं जो आज के समय में इनकी दावेदारी तो मजबूत हो रही, किंतु जब यूनाइटेड नेशन का निर्माण होता है तो उस समय जो शत्रु राष्ट्र थे, जो विश्व युद्ध में जो पक्ष हारा था, उसमें शुमार ये देश थे। आज के समय में ये काफी एक्टिव मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, और इवन मिलिट्री एलाई भी है, काफी क्लोज एलाई है ये जो मित्र राष्ट्र थे, जो विजयी पक्ष था द्वितीय विश्व युद्ध का उनके। अब इसमें अब इस बात के लिए कई जो बुद्धिजीवी हैं, कई एक्सपर्ट हैं, वो सजेशन देते हैं कि एक नई कैटेगरी का निर्माण कर देना चाहिए, जिसमें सेमी परमानेंट मेंबर की बात होना चाहिए। इसमें पीरियोडिकली कुछ सालों के लिए, जैसे कि 8 से 10 सालों के लिए उनको एलिजिबल होंगे कि वो उसके परमानेंट मेंबर बना दिए जाए, और साथ ही साथ में सेमी परमानेंट मेंबर बना दिए जाए। उनके पास वीटो की शक्ति नहीं होगी और उनका जो री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल होंगे रोटेशन बेसिस पर। ऐसे में बहुत सारे देशों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। भारत की बात करते हैं तो अब इसमें आगे कई और दूसरे एक्सपर्ट हैं, वो इस बात की भी बात कर रहे हैं, ओपिनियन अपना देते हैं कि यदि परमानेंट सीट मिल जाए किंतु वीटो नहीं भी मिले तो भी ऐसे में इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। किंतु भारत में भी कई ऐसी आवाजें उठती हैं कि यदि ऐसी बातों को स्वीकार कर लिया जाएगा तो ये एक दोयम दर्जा की स्वीकार्यता होगी और इससे बचना चाहिए। हालांकि आर्टिकल में इस बात को कहा जा रहा है कि पहली बात, ऐसी ऐसा कोई भी प्रस्ताव कि बिना वीटो के भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल रही है, ऑफिशियली कभी कही नहीं गई है। दूसरी बात, यदि ऐसा कोई प्रस्ताव भारत को दिया जाता तो ऐसे में भारत को इसको बिना देर किए हुए स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे जरूरी है कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिल सके और आगे भविष्य में सुधार से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद, चूंकि भारतीय हितों के लिए बेहद जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन जैसे सबसे को स्थायी सदस्यता मिल सके, और ऐसे में लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सकारात्मक है, किंतु और ज्यादा व्यवहारिक प्रयास करने की जरूरत है। अगले आर्टिकल में बात होगी एनर्जाइजिंग इंडिया नेपाल टाइज अ हाइड्रो पावर वे। भारत नेपाल संबंधों में ऊर्जापन बिजली का तरीका। Nepal's move to involve India in completing the West Seti and Seti River SR6 joint storage project has the potential to enhance much needed cross-border power exchanges. पश्चिमी सेती और सेती नदी SR6 संयुक्त भंडारण परियोजना को पूरा करने में भारत को शामिल करने के नेपाल के कदम में सीमा पार बिजली के आदान प्रदान को बढ़ाने की क्षमता है। आर्टिकल में बात हो रही है अभी भारत और नेपाल दोनों देशों की पन बिजली योजना, जो नेपाल की तरफ से 18 अगस्त 2022 में इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल और भारत सरकार में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है, जिसमें 1200 मेगावाट की पन बिजली योजना, जो कि पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजना रहेगी, इस प्रोजेक्ट को भारत इसको डेवलप करेगा। इस पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है। अब इससे पहले ऐतिहासिक तौर पर बात करते हैं तो चूंकि चीन को ये प्रोजेक्ट पूरा करना था, किंतु चीन अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट के प्रति काफी पहले से दिखा रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 4 साल हो चुके हैं चीन इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है, बावजूद उसके भारत
को नेपाल द्वारा अब इन्वॉल्व किया जा रहा है। हालांकि ये सकारात्मक कदम के तौर पर भी देखा जाता है कि भारत को लेकर नेपाल में सकारात्मकता देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट की बात करते हैं ऐतिहासिक तौर पर, तो सबसे पहले फ्रांस के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाने की योजना थी नेपाल की 80 के दशक में। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 90 के दशक में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और अंततः चाइना के साथ इसको आगे बढ़ने का प्रयास किया जाता है। और 2012 में चाइना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन होता है, किंतु 2018 में चीन इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाता है, और चीन हवाला देता है कि जब रीसेटलमेंट होगा, जब विस्थापन होगा और उसका जिस तरीके से रिहेबिलिटेशन करना होगा, पुनर्वास करना होगा, उसमें चीन असमर्थता जताता है। भारत की बात कही जा रही है। तो अब इस प्रोजेक्ट से जो सेती नदी पर बनेगा, इसमें भारत को शामिल कर अब फिर से पुनर्बहाली हो रही है, उसकी बात आगे कही जा रही है। और साथ ही साथ में जो पन बिजली योजना है, जिसका कि नेपाल में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। भारत नेपाल के दूसरे पन बिजली योजनाओं की बात करें तो उसमें महाकाली नदी पर है, कर्णाली नदी, और साथ साथ में अरुण योजना। ये 3 पन बिजली योजना भारत और नेपाल के बीच में ऑलरेडी चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी महाकाली परियोजना है। और यदि जो सेती नदी परियोजना, पन बिजली परियोजना अगर भारत पूरा कर ले जाएगा, तो ये दूसरी सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी भारत और नेपाल के बीच में। और इसके साथ में नहीं सिर्फ ये ऊर्जा के आदान प्रदान में, एक स्वच्छ ऊर्जा के आदान प्रदान में मदद करेगा, साथ साथ में जो नेपाल है उसमें जो चीन का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है, उस पर भी चेक एंड बैलेंस, चीन का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है, उस पर भी चेक एंड बैलेंस लगाने का काम भी करेगा। इन सब के साथ में दोनों ही देशों की बात करें, भारत और नेपाल की बात करते हैं, तो क्रॉस बॉर्डर जो पन बिजली योजना होती है, दोनों ही देशों को फायदा कर सकती है। अब नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के पास काफी ज्यादा पन बिजली योजना और दूसरे तरीके से कैपेसिटी है, जिससे कि बिजली को बनाया जा सके, भारत को एक्सपोर्ट किया जा सके। दोनों ही देशों को इससे लाभ होगा। नेपाल को मुद्रा का लाभ होगा, फॉरेन एक्सचेंज नेपाल का बिल्डअप होगा, भारत को बिजली का लाभ होगा। साथ ही साथ में भारत ऐसे प्रोजेक्ट को शामिल करके जब उस प्रोजेक्ट को, जब वहां से उत्पन्न बिजली को दूसरे देशों में बेचा जाएगा, तो जो मुनाफा होगा उसमें भी भारत और नेपाल को काफी ज्यादा लाभ होगा, और एक विन विन सिचुएशन ज्यादा लाभ होगा और एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होगी। साथ ही साथ में भारत में चूंकि ज्यादातर जो बिजली होती है आज भी, उसका सबसे बड़ा लगभग 70% का जो हिस्सा होता है, हम कोयला से उत्पन्न बिजली पर, अभी भी थर्मल पावर प्लांट पर हम निर्भर हैं, उसमें भी कमी लाएगा। इन सब के बाद अब बात हो रही है कि किस तरीके से एक प्रॉपर जो निवेश का वातावरण है उसको सकारात्मक और बनाया जाए, साथ ही साथ में किस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा। और सबसे बड़ी बात जिस मुद्दे को लेकर चीन बाहर हो जाता है कि विस्थापन और उनका फिर से पुनर्निवास किस तरीके से, जब प्रोजेक्ट जब बनेगा तो जहां पर बसे हुए लोग हैं उनका विस्थापन और पुनर्निवास जब करना होगा, तो इस इश्यू को किस तरीके से टैकल करना है, इन सभी को प्रॉपरली हैंडल करना होगा। इन सब के साथ में नेपाल चूंकि कई बार इस बात पर करता है कि भारत से जब बिजली नेपाल में आती है तो वो बढ़े हुए दामों पर उनको मिलती है, तो ऐसे इशू पर भी काम साथ में किया जा सकता है। और इसी की अगर हम दिशा में बात करते हैं तो ऑलरेडी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है, जिसमें यदि ये प्रोजेक्ट जब पूरा होगा तो इससे उत्पन्न होने वाली बिजली का कोटे में पहले जो 10% नेपाल को दिया जाना था, उसको बढ़ाकर अब लगभग 22% कोटा कर दिया जाता है। इन सब के साथ में अब बात इस बात की भी हो रही है कि यदि भारत और नेपाल, इंडिया और नेपाल साथ में भूटान और बांग्लादेश BBIN जो नेटवर्क कहलाता है, अगर चाहें तो पूरे इस एरिया में, क्योंकि काफी इंटरलिंक्ड ये एरिया नजर आता है, और साथ में जो पन बिजली परियोजना को विकसित
और विस्तारित करने की संभावना है। तो एक संयुक्त शक्ति, संयुक्त क्षेत्र के रूप में यदि इसको विस्तार किया जाए, एक ह्यूज पोटेंशियल इस पूरे क्षेत्र में है। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, साथ ही साथ में दूसरे जो देश हैं वहाँ के रीजन को अगर इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ये पूरे रीजन के लिए नहीं सिर्फ ऊर्जा संकट से जो रीजन जूझता है कई बार, उसको ये टैकल कर सकता है, बल्कि इस बिजली को निर्यात करके मोटा मुनाफा भी संयुक्त रूप से अपन उसको निकाला जा सकता है। और जो बाइलेटरल लेवल पर जब कंट्री टू कंट्री जो हमारे संबंध है वो और ज्यादा इम्प्रूव होंगे, जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिक्स में वो भारत के लिए काफी फ्रूटफुल होने वाले हैं, और इकोनॉमिकली भी भारत को मदद करेंगे। नहीं सिर्फ भारत को बल्कि जो अन्य देश हैं, सबसे पहले नेपाल और उसके बाद यदि भूटान, बांग्लादेश भी शामिल होते हैं ऐसी परियोजना में, तो पूरे रीजन को काफी ये मदद करने वाले हैं। आज